अब खत्म होने जा रहा है। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज राजस्थान की इस धरती से मैं देश के एक और सामर्थ्य की चर्चा करूंगा। आप भी देख रहे हैं, पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं। लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। साथियों, जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनैतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा। ये सब अभूतपूर्व है। मैं एक उदाहरण देता हूं। रसोई गैस यानी एलपीजी के विषय में हम सब जानते हैं, हमारी जरूरतों की करीब 60% एलपीजी अन्य देशों से आयात की जाती थी और इसमें से भी 90% एलपीजी गल्फ देशों से आ रही थी, हॉर्मुज से होकर के आ रही थी और अचानक से युद्ध के हालातों ने उस सप्लाई को लगभग बंद कर दिया। आप अंदाज लगा सकते हैं हमारे देश में
कितना बड़ा हाहाकार मचने जा रहा था। लेकिन राजस्थान की इस धरती ने हमें चुनौतियों को भी चैलेंज देना सिखाया है और इसलिए हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया। डिमांड का पूरा लोड एलपीजी पर न पड़े, सरकार ने इसका भी ध्यान रखा। पीएनजी कनेक्शन यानी पाइप से रसोई गैस के कनेक्शन बढ़ाने का अभियान चलाया गया। बहुत ही कम समय में भारत ने करीब 11 लाख से ज्यादा घरों को गैस का पीएनजी कनेक्शन से जोड़ दिया। भाइयों बहनों, हमने एक और सप्लाई को सुनिश्चित किया। दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं पर बहुत बोझ भी नहीं पड़ने दिया। जो हालात थे उनमें घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपये तक जा सकती थी। बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट यही आकलन कर रहे थे, लेकिन हमारे यहां अभी भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 रुपये से भी कम में दिया जा रहा है। गरीबों को तो उज्ज्वला सिलेंडर 650 के भी भीतर पड़ रहा है। अब से 2 दिन पहले सरकार ने कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बहुत बड़ी कटौती कर दी है। ये दिखाता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। साथियों, युद्ध की वजह से डीजल पेट्रोल पर आया संकट भी बहुत बड़ा था। हमारे देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। जब ये संकट बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। आयात के रास्ते भी बंद थे। दुनिया के कई देशों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50% का इजाफा हो गया। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए। अफवाहें बहुत फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए, लेकिन जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए। दूर सुदूर इलाकों में भी छोटी मोटी अड़चनों के अलावा सप्लाई की कोई बड़ी चुनौती नहीं आई। अप्रैल से जून के बीच ही अकेले डीजल पेट्रोल में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा कंपनियों को उठाना पड़ा। यानी एक नई रिफाइनरी बन जाए इतना घाटा सहना पड़ा, और इस घाटे को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी खजाने से उठाई गई। हमने प्रति लीटर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी भी कम की और बहुत ज्यादा बोझ
जनता पर नहीं पड़ने दिया। साथियों, युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती भी बहुत काम आ गई। जब ये संकट शुरू हुआ था, उससे पहले भारत 25-26 देशों से ही ईंधन का, ऊर्जा का आयात करता था। लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध इस संकट की घड़ी में बहुत काम आए। युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। नागरिक देवो भव, ये हमारा मंत्र है। साथियों, इतनी अप्रत्याशित चुनौती से देश ऐसे ही नहीं उभरा। इसके पीछे हमारी एक दशक से चल रही दूरदर्शी नीतियों की सफलता भी है। आज हम राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन यहां कर रहे हैं। हमने 2017 में इसके लिए एमओयू साइन किया था। पीएम कुसुम योजना के तहत भी राजस्थान में किसानों को 65,000 से ज्यादा सोलर पंप भी दिए गए हैं। साथियों, कठिन से कठिन लगने वाले संकल्प भी सिद्ध हो जाते हैं अगर उनके पीछे की नीयत साफ हो। यही बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। साथियों, राजस्थान में पानी से जुड़ी परेशानियों का समाधान इसका एक और बड़ा उदाहरण है। आप सब जानते हैं, कांग्रेस की सरकारों ने कभी राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। लेकिन बीजेपी क्षेत्रवाद और बंटवारे की सियासत नहीं करती। बीजेपी राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलती है। हमने जब गुजरात में पानी पहुंचाने की योजनाओं पर काम किया था और राजस्थान को पानी देने की बात आई थी, मुझे बराबर यहां हिंदुस्तान के हर कोने में एक राज्य दूसरे राज्य से पानी के लिए लंबे अरसे से लड़ाइयां चल रही है। राजस्थान के लोगों को भी लगता था कि पता नहीं गुजरात नर्मदा का पानी देगा कि नहीं देगा। लेकिन हमारा सौभाग्य था कि राजस्थान में भी बीजेपी सरकार, गुजरात में भी बीजेपी सरकार। उस समय मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, यहां बहन वसुंधरा जी यहां मुख्यमंत्री थी और हम दोनों ने मिलकर बिना कोई संघर्ष, बिना कोई वाद विवाद, बिना कोई आंदोलन, बिना कोई लड़ाई गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान के साथ साझा किया और राजस्थान के कई गांवों तक मां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। अभी भजनलाल जी बड़े भावुक होकर पानी की इस काम का वर्णन कर रहे थे। भाइयों बहनों, अब जब राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में भाजपा सरकार है तो पहली बार
आपसी सहमति से समाधान निकाले गए। अब राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर शेखावटी तक पानी पहुंचाएंगे। हाल ही में दोनों राज्यों के बीच समझौते पर मोहर भी लग चुकी है। इस समझौते के तहत हथनी कुंड बैराज से पानी राजस्थान लाया जाएगा। इसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसका लाभ सीकर, चूरू, झुंझुनू और आसपास के पूरे शेखावटी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस परियोजना पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथियों, आने वाले समय में अपर यमुना बेसिन में रेणुका, लखवाड़ और किसाऊ बांधों का निर्माण पूरा होने पर राजस्थान को पानी का और लाभ होगा। गांवों में नल से जल पहुंचाने का काम भी तेजी से आगे बढ़ा है। राम जल सेतु परियोजना भी इसी सोच का परिणाम है। साथ ही राजस्थान में जल संरक्षण के लिए जल संचय जन भागीदारी भी बड़ी भूमिका निभा रही है। देश में इस अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए करीब करीब 25 लाख सॉक पिट्स बने हैं। राजस्थान में भी 1.25 लाख से ज्यादा सॉक पिट्स बनाए गए हैं। इससे पानी संरक्षित हो रहा है, ग्राउंड वाटर का स्तर सुधर रहा है। मैं इन प्रयासों के लिए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों को और शेखावटी क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब देश कोई संकल्प लेता है, कोई लक्ष्य बनाता है, तो राजस्थान उसके केंद्र में होता है। आज राजस्थान में तेज गति से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है। नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज जयपुर मेट्रो फेज 2 की आधारशिला और जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन ये राजस्थान के विकास को और गति देंगे और नई उड़ान देंगे। जयपुर में फेज 2 पूरा होने के बाद जयपुर का कुल मेट्रो नेटवर्क 50 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण मेट्रो नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को आसानी तो होगी, पर्यटकों के लिए सुविधा भी बढ़ेगी। साथियों, आने वाले समय में हमें विकास के और भी नए आयाम छूने हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप सब इसी तरह डबल इंजन सरकार को आशीर्वाद देते रहेंगे। हम साथ मिलकर राजस्थान के नए भविष्य का निर्माण करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर राजस्थान रिफाइनरी के लिए, अन्य विकास कार्यों के लिए देशवासियों को, राजस्थान वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों मिट्टी ऊपर करके राजस्थान की ताकत नजर आए।